बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पर थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ इल्म हुआ कि पासपोर्ट 14 जनवरी को ही मिलेगा और अभी 14 जनवरी में पूरा हफ्ता बाकी था। इस्लामाबाद में कोई तकनीकी मसला था, इसलिए उसे पिंडी में ही अप्लाई करना पड़ा था। वापसी पर भी उतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पर आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी हुई थी और गाड़ियों का ये सैलाब बहुत सुस्त रवि से बह रहा था। सिग्नल पर उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। उसका जहन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। यकायक कोई उसकी खिड़की पर झुका। सोनियो, क्या सोच रहे हो? वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था, डोली। नागवारी की एक लहर उसके चेहरे पर सिमट आई। उसे भूल गया था कि कभी डोली ने उस पर एहसान किया था। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली। वो खुली खिड़की में इस तरह हाथ जमाकर खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा नहीं कर सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम करने आई थी और आप गुस्सा कर रही हो। उस रोज़ वाले सख्त तासुरात डोली के चेहरे पर नहीं थे। उसके चेहरे पर कराहत भरी मासूमियत थी। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। हाय बाजी, डोली से ऐसे बात करती हो? और आपकी तारीफें कर करके डोली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज़ पर सर घुमाकर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पर एक और ख्वाजा सरा खड़ा था। डोली की स्याह रंगत के बरक्स उसका रंग ज़रा साफ था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर दिए खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था जी इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसने हाथ बढ़ाकर शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। उसकी कलाई पर एक गुलाबी सुर्ख सा कांटा बना हुआ था, जैसे जला हुआ हो या शायद बर्थ मार्क। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलमी तैश में शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पर अपने हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं जा रहा था। बाजी ऐसे ना करो पिंकी नाल, उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डोली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रख दिया तो वो बुखलाकर घूमी। उसने डोली को धक्का दिया और वो लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे हटा। उसने जल्दी से शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। वो हाथ बढ़ाकर पिंकी वाला शीशा बंद करने लगी थी, लेकिन वो अड़ ही गया था। बाजी जी, मैं आपको डोली के दिल की बात बताने आई हूँ और आप इस तरह कर रही हो। ये जो डोली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मुस्नुई अंदाज में बन बन कर बोल रहा था। पीछे डोली शीशा बजाने लगा था। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा। उसकी गिरफ्त जरा ढीली हुई। हया ने फौरन शीशा ऊपर चढ़ा दिया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाहिए, मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर किए जा रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गईं। और छड्डो बाजी जी। दफातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून टपक कर शीशे पर गिरा। उसे होश आया। एक झटके से उसने लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचा। गाड़ी आगे भगाने से कबल उसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ, जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, उसकी शहादत की उंगली से खून निकला था और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीरों के साथ एक बुरे रंग की मोटी सी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हो गए थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर उसने बैक व्यू मिरर में देखा। वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर उसे गुस्से से देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का हाथ पकड़ा हुआ था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। उसने सर झटककर एक्सीलेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद उसे थी कि अब वो डोली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सलमान साहब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर गैज़ो गज़ब छाया हुआ था। वो डर कर पीछे हटी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुजरे करती हो? राहेल जो सोफे पर बैठा हुआ था एकदम उठा और बहुत सी सीरीज़ उसकी तरफ उछाली। ताया फुरकान, दिलावर भाई, रोहेल और इरम जो एक तरफ ज़मीन पर बैठी रो रही थी और दूर कहीं फ़ोन की घंटी बज रही थी। नहीं नहीं, वो उनको कुछ कहना चाहती थी। उसका मुंह तो हिलता था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सब उसका खून लेने पे तुले हुए थे। सलमान साहब आगे बढ़े और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बेहया। उसे थप्पड़ों से मारते हुए सलमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे, मगर उनसे आवाज़ डोली की निकल रही थी। वो सलमान साहब नहीं, डोली बोल रही थी। डोली डोली, पिंकी, बेहया, पिंकी की उंगलियां, फ़ोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। जर्द सी रोशनी हरसू फैल गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक ख्वाब था। वो खुदाया, उसका सांस तेज तेज चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। फ़ोन की मखसूस टोन उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वही घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा।
प्राइवेट नंबर कॉलिंग, और फिर उसने फ़ोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस में आकर रिपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे घर की बैक साइड पर मौजूद ग्राउंड के इंट्रेंस पर गाड़ी भेज दीजिएगा। ओके। उसे फातहाना सा लहजा सुनाई दिया। उसने फ़ोन आहिस्ता से बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से तनहा नहीं मिली थी, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी ना कभी लीक हो जाती। इस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। उसे लगा कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं रहा। मेजर अहमद से तो वो खुद निमट लेगी। प्लेग्राउंड के गेट के साथ तूत का तनावर दरख्त था और वो उसे टेक लगाए मुंतज़िर खड़ी थी। सुर्ख ए लाइन कमीज़, चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुर्ख स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीनें हथेलियों को ढांप कर उंगलियों तक आई हुई थी, और कंधों पर ब्राउन छोटी सी स्टोलमा शाल। लंबे बाल पीछे कमर पर गिरे हुए थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्तरिब सी खड़ी थी। इरम या ज़ारा उसने किसी को नहीं बताया था। ये ख़तरा उसको अकेले ही मोल लेना था। दफातन उसने बेचैनी से घड़ी देखी तो 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था। उसी पल एक कार जन से उसके सामने आकर रुकी। स्याह पुरानी मर्सिडीज़ और किसी बुत की तरह सामने देखता हुआ ड्राइवर। वह खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सेफ हाउस पहुँच चुकी थी। सफ़ेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरमियान में लकड़ी की कुर्सी और मेज़ जिस पर उसे बिठाया गया था। मेज़ पर सिर्फ टेलीफोन रखा था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरिब सी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। 3 तरफ सफ़ेद दीवारें थीं। उनमें से एक दीवार में वो दरवाज़ा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता चौथी सिमत उसके बिलमुकाबल दीवार शीशे की बनी हुई थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक थी। उसने गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेर कर फ्रोस्टेड कर दिया गया हो। हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वह मुश्किल एक खाका बना पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया हुआ था और उसके पार कमरे का बाकी हिस्सा था। शीशे के उस पार ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़िया न था। खाकी यूनिफॉर्म, सर पर कैप, टेक लगाकर कुर्सी पर बैठा, मेज़ पर रखी हुई कोई चीज़ उंगलियों पर घुमाता हुआ। शायद वो उसी को देख रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़िया ना थीं। वाज़िया थी तो बस एक चीज़। उस ऑफिसर के गंदमी चेहरे के दाएं तरफ वाले हिस्से पर बदनमासी कालक जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफातन वो शख्स आगे को झुका और मेज़ से कुछ उठाकर कान से लगाया। गालिबन फ़ोन का रिसीवर। टन टन एकदम हया के सामने रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। वो चौंकी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसी को कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सलमान। दिस इज़ मेजर अहमद। ही भारी, नरम, गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम सलाम। फ़ोन कान से लगाए स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी। उसको घुटन सी महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पर सिस्टम खुला हुआ है। मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी। दीवार के उस पार धुंधले मंजर में बैठे ऑफिसर के सामने भी लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मेजर अहमद ही था। वो सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से मैं वो वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूं? वो रिपोर्ट समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुरा रहा था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए गलत कहा था, एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता, समझी? फ़ोन को जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें, बमुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठ गया। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रुंधने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं। नहीं थी तो असली? तो आप इतनी डर क्यों रही थी? ज़ाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पर डांस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पैदर पे सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नज़र आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द थे ना। मैं समझ नहीं पाया कि आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं, तो वीडियो के बाहर जाने पर परेशान क्यों थीं? मैं आपके सामने जवाबदेह नहीं हूँ, वो दुरुस्ती से बोली। ठीक कहा आपने। खैर, एक और बात पूछूं? पूछिए। अब कि उसकी आवाज़ में अजनबियत दर आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी हैं मेजर अहमद? उसके चेहरे पर तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सुकूत में ढलती गई। कौन था उस पार? आप सुन रही हैं? जी। जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ।
वो रिसीवर कान से हटाने लगी तो वो कह उठा, 1 मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए, आप मुझसे शादी करेंगी? उसे ज़ोर का धचका लगा। वो गूंग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखने लगी। बताइए मिस हया। उसके लब भिंच गए। हैरत और शौक पर गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसिज हया। एक एक लफ्ज़ चबाकर बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फ़ोन का रिसीवर अभी तक पकड़ा हुआ था। क्या मतलब? वो वाजिया चौंका था। अफ़सोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन में होने वाले निकाह से बेखबर हैं। वो निकाह जो मेरे कज़न जहाँ सिकंदर से मेरे बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान आई ही नहीं। जानता हूँ आपके फूफो का ख़ानदान, जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतज़ार कर रही हैं आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक पेशी में ही ख़त्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद, वो चिल्लाई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाएं आप और आपकी वो वीडियो। आप भले इसे टीवी पर चलवा दें, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहती हैं आप? रहा जहाज़ के अंदर तो वो मेरा शौहर है और मुझे बहुत मोहब्बत है उससे। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने सोगवारियत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानब बढ़ी। उस लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर आया जो उसे अंदर बैठाकर गया था। उसे फ़ौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात ख़त्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख़ साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक जानिब हो गया। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। धुंध के पार वो शख्स मेज़ पर झुका कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसकी मेज़ पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है। शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद ये उसका वहम था। जिस लम्हे वो उस पुरानी कार की पिछली सीट पर बैठी तो खुले दरवाजे से उस सिपाही ने एक सुर्ख गुलाबों का बुके उसे थमाया। वो कि उसके साथ कोई ख़त ना था और वो फूल भी उन सफ़ेद फूलों से कतन मुख्तलिफ थे। फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो गुमनाम खतूत भेजने वाला भी मेजर अहमद ही है और वो इसे बहुत पहले से जानता है। ये जाकर अपने मेजर अहमद के मुंह पर दे मारो। उसने बुके सिपाही के बाजू में फेंका और दरवाज़ा खटाक से बंद किया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए मेरे सोने रब दे हवाले।